प्रिय छात्राओं, आज हम बीए पार्ट सेकंड फिलॉसफी का जो सेकंड पेपर है तर्कशास्त्र, उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है आपका तर्क वाक्यों का वर्गीकरण एवं उनमें व्याप्त संबंध की व्याख्या। इस संबंध की व्याख्या हम परंपरागत विरोध वर्ग के माध्यम से करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 4 प्रकार के प्रतिज्ञप्तियाँ या तर्क वाक्य बताए गए हैं। अरस्तु ने इनका वर्गीकरण ए, ई, आई और ओ के अंतर्गत किया है। ए प्रकार के जो प्रतिज्ञप्ति होती है उसे हम कहते हैं सभी कौवे काले हैं। ये जो वाक्य है, इस वाक्य के अंदर हम देखते हैं कि ये सार्वभौमिक और सकारात्मक वाक्य कहलाता है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ का निषेध नहीं किया गया है, केवल स्वीकारोक्ति है इसके अंतर्गत। और हम पाते हैं कि ये सबके बारे में वर्णन करता है। कोई भी जो प्रतिज्ञप्ति होती है उस प्रतिज्ञप्ति के 4 पद पाए जाते हैं। उसमें सर्वप्रथम होता है परिमाणक। परिमाणक वह पद होता है जो हमें संपूर्ण उद्देश्य और विधेय पद के बारे में वर्णन करता है कि किस पे ये बात लागू होगी या किस पे ये बात लागू नहीं होगी। तो इस प्रतिज्ञप्ति का जो प्रथम शब्द है वह है सभी। सभी सर्वव्यापी है, सबके ऊपर लागू होता है, इसीलिए इसे सर्वव्यापी प्रतिज्ञप्ति कहा गया है। दूसरा पद उसको कहते हैं जिसके बारे में वाक्य में चर्चा होती है। और यहाँ पे किसके बारे में चर्चा हो रही है दी गई प्रतिज्ञप्ति के अंतर्गत? कौवे के बारे में, यानी सभी कौवों की जो प्रजाति है उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है, इसलिए ये उस प्रतिज्ञप्ति का उद्देश्य पद है। जो कुछ बताया जाता है उद्देश्य पद के बारे में, अर्थात जो पद उद्देश्य पद के बारे में बताता है, वर्णन करता है, उस पद को विधेय पद कहते हैं। अर्थात प्रेडिकेट टर्म, और प्रेडिकेट टर्म उद्देश्य पद के बारे में वाक्य के अंतर्गत उसका वर्णन करता है। अब चौथा पद आता है जो कि उद्देश्य और विधेय पद दोनों को जोड़ता है, दोनों में समन्वय स्थापित करता है। उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कॉपुला या हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इस वाक्य के अंतर्गत है जो शब्द है ये सहायक क्रिया है, और ये उद्देश्य और विधेय पद दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो वाक्य है सभी कौवे काले हैं, इसका जब हम आकारिक रूपांतरण देखते हैं तो वो होता है सभी उद्देश्य विधेय हैं। दूसरा वाक्य जो है वो है ई प्रकार का वाक्य। ई प्रकार का जो वाक्य होता है वो सर्वव्यापी और निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। सर्वव्यापी इसलिए कि वो संपूर्ण उद्देश्य और विधेय पद के बारे में वर्णन करेगा, और क्योंकि ये निषेधात्मक है अर्थात वो खंडन करता है, इसलिए इसे सर्वव्यापी निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है कोई भी कौवा काला नहीं है, कोई भी मनुष्य पक्षी नहीं है, कोई भी चौक डस्टर नहीं है। अर्थात इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं जहाँ पर संपूर्ण उद्देश्य पद और विधेय पद का यहाँ पर खंडन किया जा रहा है, तो उसको हम सर्वव्यापी निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। इस वाक्य में भी आप देखेंगे कि पहला जो पद है वो परिमाणक यानी क्वांटिफायर, वो यहाँ पर कोई भी है। दूसरा उद्देश्य पद, यहाँ पे भी कौवे की बात हो रही है, तो यहाँ पे उद्देश्य पद कौवा है, और विधेय पद यहाँ पर काला है। काला शब्द है क्योंकि ये उद्देश्य पद की विशेषता यहाँ पर प्रकट करता है, और सहायक क्रिया यहाँ पर है। तो इस प्रकार से इस वाक्य के अंदर भी हम देखते हैं कि परिमाणक है, उद्देश्य पद है, विधेय पद है और सहायक क्रिया है। इसके पश्चात जो तीसरा वाक्य या प्रतिज्ञप्ति जिसका वर्णन अरस्तु ने किया है वो है
आई प्रकार का वाक्य, और ये इसका उदाहरण है कुछ कौवे काले हैं। ये आंशिक रूप से सत्य है या आंशिक रूप से ये उद्देश्य पद के बारे में वर्णन करता है, इसलिए इस वाक्य को अंशव्यापी सकारात्मक या विधेयात्मक वाक्य कहते हैं। अंशव्यापी इसलिए कि ये कुछ उद्देश्य पद के बारे में वर्णन कर रहा है। इसमें भी हम देखते हैं कि परिमाणक है, कुछ उद्देश्य पद कौवे, विधेय पद काले और सहायक क्रिया यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि ये अंशव्यापी है और अंशव्यापी होने के साथ साथ ये सकारात्मक भी है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि हमारे पास में ओ प्रकार का वाक्य है, और ओ प्रकार का वाक्य कौन सा है? कुछ कौवे काले नहीं हैं। ये अंशव्यापी है और इसके साथ साथ ये निषेधात्मक है, क्योंकि यहाँ पर खंडन किया जा रहा है, उद्देश्य पद के बारे में कुछ निषेध किया जा रहा है, खंडन किया जा रहा है, इसलिए इसको हम अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इन वाक्यों के अंतर्गत परस्पर इनके संबंध किस प्रकार के हैं। ए और ई प्रकार के जो वाक्य हैं ये परस्पर विपरीत वाक्य कहलाते हैं। विपरीत से तात्पर्य ये है, ए और ई प्रकार के वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते, परंतु इनमें एक विशेषता है कि ये एक साथ असत्य हो सकते हैं। इनका जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण हमारा दो आधार पे वर्गीकरण होता है। एक तो है परिमाण के आधार पे वर्गीकरण और दूसरा कहलाता है गुण के आधार पे वर्गीकरण। परिमाण के आधार पे जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसके अंतर्गत हम संख्या, क्योंकि महत्वपूर्ण है और संख्या ही इसका आधार है, तो सर्वव्यापी और अंशव्यापी प्रतिज्ञप्तियों में इनका वर्गीकरण किया जाता है। सर्वव्यापी वाक्य यहाँ पर कौन से हैं? ए और ई प्रकार के तर्क वाक्य सर्वव्यापी हैं, और आई और ओ प्रकार के तर्क वाक्य यहाँ पर अंशव्यापी वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब हम गुण के आधार पे इनका जब वर्गीकरण करते हैं तो गुण के अंदर हम देखते हैं कि ये कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनको हम विधेयात्मक कहते हैं, यानी जहाँ पर स्वीकारोक्ति होती है, तो ए और आई प्रकार के वाक्य यहाँ पर विधेयात्मक हैं, सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, जबकि ई और ओ प्रकार के जो तर्क वाक्य हैं उन्हें हम निषेधात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। इसके बाद में हम आते हैं इनके परस्पर संबंध की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ए और ई प्रकार के तर्क वाक्य तो विपरीत वाक्य कहलाते हैं, और विपरीत तर्क वाक्य उनको कहते हैं जब एक ही प्रकार के उद्देश्य और विधेय वाले जो तर्क वाक्य होते हैं वो एक साथ सत्य नहीं हो सकते, परंतु उनमें विशेषता है कि वो एक साथ असत्य हो सकते हैं। अर्थात यदि ए प्रकार का तर्क वाक्य सत्य है तो निश्चित रूप से ई प्रकार के तर्क वाक्य का जो मान होगा वो असत्य ही होगा। इसी प्रकार से यदि ई प्रकार का तर्क वाक्य सत्य है तो ए प्रकार का तर्क वाक्य असत्य होगा, यानी फॉल्स होगा। परंतु मान लीजिए कोई एक ऐसा वर्ग है जो कि पूर्णतः रिक्त है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि सूर्य पर रहने वाले सभी व्यक्ति अमर हैं, या सभी व्यक्ति जो सूर्य पर रहते हैं वो अमर हैं। क्योंकि ये वाक्य किस प्रकार का है? असत्य है, इसलिए वहाँ पर कोई भी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, सूर्य की लिविंग बीइंग्स वहाँ पर रह नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वाक्य किस प्रकार का है? असत्य है, ए प्रकार का वाक्य। इसी का ई प्रकार का तर्क वाक्य क्या होगा? कोई भी सूर्य पर रहने वाला व्यक्ति अमर नहीं है। तो ये वाक्य भी किस प्रकार का हो गया? ये भी असत्य ही होगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि विपरीत जो तर्क वाक्य होते हैं वो दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं, परंतु एक साथ सत्य कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए इन वाक्यों को विपरीत तर्क वाक्य कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक और जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और
ये तर्क वाक्यों के मध्य जो पाया जाता है उसको कहा गया है व्याघात का संबंध। व्याघात का जो संबंध होता है, जैसे कि इस परंपरागत विरोध वर्ग के अंदर आप देख रहे हैं कि ये ए और ओ प्रकार के तर्क वाक्यों में ये पाया जाता है। इसी प्रकार से ई और ऐ प्रकार के जो तर्क वाक्य हैं इनमें भी परस्पर जो संबंध है वो व्याघात का संबंध कहलाता है। अब ये व्याघात का संबंध क्या होता है? व्याघात का संबंध उसको कहते हैं जब एक ही प्रकार के उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य इनमें परस्पर अस्वीकृति होती है। और अस्वीकृति किस प्रकार की होती है कि यदि ए प्रकार का तर्क वाक्य यदि सत्य है तो ओ प्रकार का तर्क वाक्य भी निश्चित रूप से असत्य होगा। और इसी प्रकार से अगर ए प्रकार का तर्क वाक्य असत्य है तो ओ प्रकार का तर्क वाक्य सत्य होगा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ई प्रकार के तर्क वाक्य में और आई प्रकार के तर्क वाक्य में भी ऐसा ही संबंध देखने को मिलता है, क्योंकि जो व्याघाती वाक्य हैं वो एक साथ कभी भी सत्य नहीं हो सकते और न ही एक साथ कभी असत्य हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें परस्पर व्याघाती वाक्य कहते हैं। जैसे इस वाक्य के अंदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, सभी कौवे काले हैं, यदि ये सत्य है तो इसका ओ प्रकार का तर्क वाक्य होगा कुछ कौवे काले नहीं हैं, जो कि पूर्णतः असत्य होगा। ये दोनों कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते और इनमें से एक वाक्य सत्य है तो दूसरा निश्चित रूप से असत्य ही होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ई और ऐ प्रकार के तर्क वाक्य भी परस्पर व्याघाती वाक्य हैं, क्योंकि ये गुण और परिमाण में दोनों के अंदर ही ये एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, इसलिए इनको हम परस्पर व्याघाती तर्क वाक्य कहते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण संबंध जो पाया जाता है तर्क वाक्यों के बीच में, उसे परस्पर विरुद्ध तर्क वाक्य कहा जाता है। इन्हें सब कॉन्ट्रेरी कहा जाता है और ये तब होते हैं जब एक ही उद्देश्य और विधेय वाले जो तर्क वाक्य होते हैं वो एक साथ असत्य नहीं हो सकते परंतु एक साथ सत्य हो सकते हैं। जैसे कुछ मनुष्य बुद्धिमान हैं और कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। ये दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य तो हो सकते हैं परंतु एक साथ असत्य नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे उदाहरण जो दिया गया, जैसे आई और ओ प्रकार के जो तर्क वाक्य हैं इनको हम विरुद्ध कहते हैं परस्पर। आई प्रकार का जो तर्क वाक्य है, जैसे यहाँ पे उदाहरण है कुछ राजनेता ईमानदार हैं, ये सत्य है। और इसका ओ प्रकार का तर्क वाक्य क्या होगा? कुछ राजनेता ईमानदार नहीं है, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों आई और ओ प्रकार के तर्क वाक्य एक साथ सत्य तो हो सकते हैं लेकिन एक साथ ये कभी भी असत्य नहीं होते हैं। ऐसे ही तर्क वाक्यों को हम परस्पर विरुद्ध वाक्य कहते हैं। अब जो चौथा जो महत्वपूर्ण संबंध जो पाया जाता है उसको हम उपाश्रयण का संबंध कहते हैं। और उपाश्रयण का जो संबंध है वो ए और आई प्रकार के तर्क वाक्यों में पाया जाता है। इसी प्रकार से ई और ओ प्रकार के वाक्यों में जो परस्पर संबंध है उसे हम उपाश्रयण और उपाश्रित का संबंध कहते हैं। जैसे सभी कौवे काले हैं, ये सर्वव्यापी वाक्य है। और इसी का अंशव्यापी वाक्य क्या होगा? कुछ कौवे काले हैं। हम देखते हैं कि ए प्रकार के तर्क वाक्य से आई प्रकार का तर्क वाक्य निगमित किया जा सकता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, इसका जो आकारिक रूप है वह है सभी एस पी है, अर्थात सभी उद्देश्य विधेय हैं। इस तर्क वाक्य से हम कुछ मनुष्य मरणशील हैं ये निष्कर्ष तो निगमित कर सकते हैं, लेकिन हम इसके विपरीत हम नहीं जा सकते, यानी ये प्रक्रिया इसके उलट नहीं हो सकती कि हम कुछ मनुष्य मरणशील हैं से हम सभी मनुष्य मरणशील हैं का निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इसमें अतिव्याप्ति दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से ओ प्रकार का तर्क वाक्य है कोई भी मनुष्य पक्षी नहीं है। और इसका आकारिक रूप हम जब देखते हैं तो कोई भी एस पी नहीं है,
अर्थात कोई भी उद्देश्य विधेय नहीं है। ये वाक्य उपाश्रयण का वाक्य कहलाता है और उस पर उपाश्रित वाक्य क्या होगा, कुछ मनुष्य पक्षी नहीं है, कुछ एस पी नहीं है। तो इस वाक्य इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये उपाश्रयण का जो संबंध होता है वो सर्वव्यापी आधार वाक्य से अंशव्यापी आधार वाक्य का निष्कर्ष निगमित करता है। जैसे ए प्रकार के तर्क वाक्य से हम आई प्रकार का संबंध निगमित कर पाते हैं, इसी प्रकार से ई प्रकार के तर्क वाक्य से हम अंशव्यापी ओ प्रकार के तर्क वाक्य का निष्कर्ष निगमित कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि अरस्तु ने तर्क वाक्यों का जो वर्गीकरण किया है उसकी व्याख्या हमने परंपरागत विरोध वर्ग के माध्यम से की है और इसी परंपरागत विरोध वर्ग के माध्यम से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम व्याप्ति संबंध का अध्ययन करेंगे और व्याप्ति संबंध आप पाएंगे कि किस प्रकार से कौन सा पद व्याप्त है, कौन सा पद व्यापक है। इसकी चर्चा हम अगली जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम करेंगे। थैंक यू।